नमस्कार, मैं हूं इंदु तोमर और आप देख रहे हैं आज का पॉडकास्ट स्पेशल लोकमत राजस्थान के साथ। आज का हमारा यह एपिसोड समर्पित है उस मिट्टी की खुशबू को, भारत के उस तिरंगे को और उन वीर सपूतों को जो अपनी जान देश की रक्षा में कुर्बान करने के लिए तनिक भी नहीं सोचते हैं। एक सैनिक वर्दी पहनता है, चाहे वो फिर एक जवान हो या एक ऑफिसर। 3 शब्द उसकी पहचान होते हैं, नाम, नमक और निशान। और उसके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा होता है, वतन की हिफाजत या अपनी मातृभूमि की सुरक्षा। वो कहते हैं ना कि मिट्टी की खुशबू जब रगों में दौड़ने लगे और तिरंगे की शान जब दिल की धड़कन बन जाए तो समझ लेना कि वो एक इंसान सच्चा सैनिक है। और आज हमारे साथ इस स्टूडियो में भारतीय सेना के एक ऑफिसर यहाँ उपस्थित है, जो कि सिर्फ सैन्य अधिकारी ही नहीं बल्कि हर नवयुवक के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जीवन देश, फौज और समाज तीनों को समर्पित है। कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ इस समय 3 बड़ी संस्थाओं की कमान संभाल रहे हैं। नेशनल प्रेसिडेंट भूतपूर्व सैनिक विकास समिति, नेशनल प्रेसिडेंट शहीद सम्मान समिति और नेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गुर्जर महासभा। आपका सफ़र शुरू हुआ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से 1985 में और आप भारतीय सेना की शान 9 बिहार रेजिमेंट में कमीशन हुए। आपने वही बटालियन LOC पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में कमांड की। सेना में रहते हुए आपने अनेकों अहम भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निभाई। इन्फेंट्री स्कूल, कमांडो स्कूल, बेलगांव में इंस्ट्रक्टर के तौर पर, NDA खड़गवासला में क्लास ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर, हेड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग टीम, ब्रिगेडियर मेजर कर्नल एंड जनरल स्टाफ, डिफेंस मिनिस्ट्री दिल्ली के DGNCC में डायरेक्टर मिलिट्री सेक्रेटरी जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं। आपने DSSC वेलिंगटन में भी प्रतिष्ठित कोर्स किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूटान में इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम और श्रीलंका में IPKF का हिस्सा बनकर देश का गौरव बढ़ाया है। कर्नल देवानंद एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी हैं और आपके नाम में 2 PhD दर्ज है, भारत में आतंकवाद पर और दूसरा एक्यूप्रेशर पर। इनके साथ ही डिफेंस स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, IT जैसे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन और MBBS में ऑल्टरनेट मेडिसिन भी पूरा किया है। ओ माय गॉड, बहुत सारी डिग्रियां आपके साथ हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आपने समाज सेवा को अपना मिशन बनाया है। एक सर्विसमैन और वीर नारी के अधिकारों की आवाज़ बुलंद की है। 2023 में आपके प्रयास से राजस्थान सरकार ने कानून पारित किया जिसमें नॉन बैटल कैजुअल्टीज़ की वीर नारियों को कंपैशनेट जॉब का देने का प्रावधान हुआ। आपने NDA और सैनिक स्कूल्स में महिलाओं की एंट्री को लेकर के भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और एक्स सर्विसमैन के रोजगार अधिकारों के लिए भी संघर्ष जारी रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी तनख्वाह 7,000 से बढ़कर 18,500 रुपये भी हुई थी। 2024 में कारगिल दिवस पर आपके नेतृत्व में 1.23 करोड़ लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गान गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अग्निवीर पॉलिसी से जुड़कर मुद्दों पर आपने सरकार और समाज दोनों को लगातार संवेदनशील किया है और देश और समाज के लिए आपने योगदान को देखते हुए सेना ने वेटरन अचीवर्स अवार्ड 2025 से आपको सम्मानित किया है। ऐसी खास शख्सियत जिनमें फौजी अनुशासन, गहरी विद्वता और समाज सेवा का अद्भुत संगम है, आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद हमारे लोकमत राजस्थान के इस स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच इंदु जी, आपका भी आभारी हूँ कि आप अपने दर्शकों तक मेरी बात पहुँचा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें राष्ट्र और समाज के हित में काम आएंगी। जी बिल्कुल। सो
मुझे तो सबसे पहले मुझे ये सोच करके ही घबराहट हो रही है कि मैं आपसे सवाल क्या पूछूं, क्योंकि इतने सारे फील्ड हैं जहाँ पर आपने विद्वता हासिल की है, इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, सवाल और वक्त दोनों ही चीज़ें हमारे सामने एक छोटे तौर पर निकल कर के आते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, जब 1985 में आपने शुरुआत की, आपने वर्दी पहनी, तब ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो आपने भी देखे, और ऐसा क्या मोटिवेशन था जो आपके पीछे रहा, जिसको लेकर के आप आगे बढ़ते चले गए? आई रियली डोंट नो मोटिवेशन क्या रहा, बिकॉज आजकल जब मैं लोगों की बातें सुनता हूँ तो वो इतने संघर्षशील बातें बताते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पर अगर मुझे याद है, आपने कहा वर्दी मैंने 1985 में नहीं, वर्दी तो 1973 में ही मैंने पहन ली थी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में। जी, ओके, हाँ। और मैं एक सामान्य स्टूडेंट था, इतना कोई जीनियस स्टूडेंट भी नहीं था। और क्योंकि 70s का दौर था, जब 71 के युद्ध के बाद देश कुछ चुनौतियों से घिरा हुआ था, और मुझे भी नहीं पता था कि कब एक दिन मुझे याद है उस दौर के अंदर गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी जी, और पानी भी नलकों से नहीं आया करता था। झुंझुनू का रहने वाला हूँ मैं। तो बस यूं ही एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने माँ को बोला, माई मदर इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल। तो मैंने बोला माँ कि मैं सैनिक स्कूल में, राजस्थानी में सैनिक स्कूल, बिकॉज मैंने सुना कि कोई सैनिक स्कूल है, वहाँ सेना में अधिकारी बनते हैं, कुछ सुनने में आया था। क्योंकि उस समय सैनिक जो गांव में होते थे, मेरे पिताजी टीचर थे, अभी भी हैं वो। तो मैंने ऐसे कहा माँ कि मैं फ़ौज में जाऊँगा। तो माँ ने देखा मजाक कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, लाइक। बट माई मदर का क्या था कि वो उस दौर में भी 70s और 60s में, मुझे आज तक याद है, जो उनकी मैथमेटिक्स की पकड़ थी। मेरी मदर कभी स्कूल शायद नहीं गई होंगी, पर नाना जी बड़े घराने के लोग थे। तो वो इंग्लिश मुझे ABCD उन्होंने सिखाई, और जो पहाड़े होते हैं मल्टीपल, जिनको टेबल्स कहते हैं आजकल हम, तो आधा, पौना, डेढ़ा, ढावा मीन्स कि हाफ का पहाड़ा, 1/4 का टेबल, अनइमेजिनेबल। शी वॉज वेरी शार्प एंड, बट वो मुझे बोली अच्छा बेटा सो, एंड आई डेंट नो मैं कैसे उस एग्ज़ाम मैं यही कह सकता हूँ आई वॉज लकी। और हो सकता है कि ईश्वर की कृपा रही, वो पास कर गया, सैनिक स्कूल चले गए। एंड आई वॉज नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट एनी वे, आई मस्ट कन्फेस, बिकॉज उस दौर में क्या होता था कि हम हिंदी समझते थे। आज का देश नहीं है, आज तो हर बच्चा हिंदी बोलता है। हमारे टाइम में हमारी शेखावाटी बोलते थे, अच्छा, पढ़ते थे हिंदी, और अंग्रेजी तो 5वीं में ABCD शुरू होती थी। इट वॉज वेरी डिफरेंट चैलेंजिंग। तो स्कूल में गए, गॉड वॉज काइंड, और ऐसा मोटिवेशन तो यही था कि नौकरी लगनी है, सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है। अब हमें उस समय तक ये नहीं पता था कि ऑफिसर क्या होता है, जवान क्या होता है। हमारी स्कूल के अंदर हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते थे, NCOs, तो हम तो उन्हीं को बड़ा मानते थे, एक रजिस्ट्रार होते थे। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी, किसी ने बोला NDA का एग्ज़ाम, एंड इट वाज अ वेरी टफ एग्ज़ाम UPSC का, एंड आज भी इट्स वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट। तो बस गॉड वाज काइंड एंड somehow I landed up in आर्मी, एंड यही कह सकता हूँ, बस एक इच्छा थी कि सेना में जाना है। अधिकारी और जवान की बचपन में नहीं थी, जब बड़े होने लगे एग्ज़ाम दिए। और मुझे याद है जब SSB के अंदर मेरी NDA की जब SSB गया था मैं, तो मुझे मेडिकली रिजेक्ट कर दिया गया था, परमानेंट। तो जब वेरी इंटरेस्टिंग, घर पे वापस आए तो ऑब्वियसली पेरेंट्स आर अंडर प्रेशर कि चलो कर्नल साहब हैं, कोई उनके पास चलें, कोई जनरल साहब के पास चलें, डॉक्टर के पास चलें। और इवन हद ये हो गई कि एक जो टोटके नहीं करते हैं बूजा, अब लाइक राजस्थान में पता नहीं, आई डोंट नो आपको, हमारी तरफ एक बूजा काटने का मतलब, मैं हिंदी भी नहीं बोल सकता, बूजा काटा करें गांव में, मतलब कि बूजा मतलब ही विल फोरकास्ट आपका फ्यूचर क्या है। इवन मुझे याद है मेरे फादर वहाँ भी लेके चले गए, और उसने बोला हाँ आपका हो जाएगा वहाँ, मतलब ऑल मेड फूल्स ऑफ इट। बट एनीवे आई थिंक मैं लगा रहा, और ईश्वर की कृपा से फिर फाइनली आई जॉइंड आर्मी। सो ये एक भावना था कि मुझे नौकरी करनी है सबसे पहले, और वो भी सेना की करनी है। अब क्यों करनी है मुझे कारण, मे बी 71 वॉर वॉज अ बैकग्राउंड, मे बी दैट माई मदर समहाउ इनएडवर्टेंटली सी ऑलवेज वॉज अ फोर्स बिहाइंड इट, और माई फादर, दैट्स इट। वो कहते हैं ना कि जब आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, पुण्य, मेरे इंटेंशन बिल्कुल सेना के लिए था।
और नौकरी करने का था, वो भी ईमानदारी से। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ, और जो भी सेना में मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे सीनियर या साथी या जूनियर, वो एक चीज़ तय है कि मैं बहुत जब यंग था तब भी सुनता था, यू आर नॉट ब्लडी मैच्योर गाई। और जब सीनियर हुआ तब जूनियर भी कहते थे, यार इस सीओ कब मैच्योर होगा टाइम। ओके। बिकॉज द मेच्योरिटी वर्ड आई नेवर अंडरस्टूड एंड आई इवन मैं आज इस जीवन के पड़ाव पे कह सकता हूँ, मैच्योरिटी वर्ड्स वीक लोगों का है। ओके। व्हाट इज मैच्योरिटी? आइदर इट्स राइट और रॉन्ग, आइदर यू सर्व द मदरलैंड और यू आर यू नो। मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो नहीं कह सकता, बट यस आई वॉज लकी कि मेरे ऐसे संस्कार हैं, और राष्ट्र मेरे लिए सर्वोपरि था, आज भी है, और अंतिम सांस तक रहे। बस ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। ये बहुत बहुत सही बात बोली आपने, क्योंकि राष्ट्र हित जो है वो अगर किसी के लिए एक प्रायोरिटी बन जाए कि बस हर पल वही एक सबसे बड़ी चीज़ है, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप अपना प्लेस ले लेती है आपका और भी होते लगती है। धन्यवाद कि मेरी बात को आप मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये क्योंकि बात देखिए, बिल्कुल सच है, मैं इसीलिए सेना मैं से कह रही रिटायर हूँ। होने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं जब बोर्ड, सेना का अपना तरीका है, जब आगे प्रमोट नहीं हुए तो लोगों ने बोला विभिन्न प्रकार की, तो मैंने कहा नहीं, मैं आखिरी दिन तक नौकरी करूंगा और उसके बाद कभी कोई दूसरी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि जो सम्मान मैंने मेरे नौकरी में पाया उसको मैं छोटा नहीं कर सकता। और ईश्वर ने मेरी मदद की कि कभी मुझे कोई मजबूरी नहीं आई कि मुझे बाद में नौकरी करने की जरूरत पड़ी। अब ये ईश्वर की कृपा रही, और मैं मानता हूँ सेना में जो किया उसके बाद जो मैं कर पा रहा हूँ वो मैं उसको ज़्यादा एक ऐसी चीज़ मानता हूँ जो सामान्य तौर लोग नहीं कर पाते। मेरा सौभाग्य है, आज भी मैं डबल एनर्जी से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसी मेरी वर्दी के लिए। मेरी वर्दी गई है, उस आर्मी कैप की बजाय मेरे सर पे मेरा राजस्थान का साफा आ गया, जो मैं मानता हूँ राजस्थान में आजकल लोग कम पहनने लग गए, क्योंकि लोग साफे को प्रोग्रेस का प्रतीक नहीं मानते। इसलिए मैंने अपना लिया है कि नहीं, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरी निशानी मानता हूँ मैं। यही एक सच्चे फौजी की निशानी है कि जो वो चीज़ उन्होंने जो बचपन से सीखी, फौज में सीखी, वो अपना ताउम्र उसको अपने साथ लेके ओढ़ करके अपने साथ में चलते हैं। ऊपर वाले की कृपा है। बिल्कुल। सो कर्नल देव, बेसिकली जो हमारा जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं हमारे जो समर्पण भाव हैं या जो हमारे बलिदान हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा का अगर हम नाम लें, पीवीसी रहे हैं, वो मूवीज़ बनी हैं, और आज हमारा यूथ जो है उसको 2 दिन 4 दिन 15 अगस्त 26 जनवरी के तौर पर याद रखता है। कर्नल संतोष बाबू हैं गलवान में, जो इतना बड़ा हमारे देश के साथ जो ये हुआ, और हमने अपने एक ऐसे ऑफिसर को खोया जहाँ उनकी शहादत जो है वो महावीर चक्रा रहे। और ये सारी चीज़ें हमारे जो युवा हैं वो थोड़े थोड़े दिन के बाद ना एक फ़ौज की एक जो शहादत होती है, बलिदान होता है, समर्पण होता है, उसको भूल जाते हैं, वो अपने अंदर लेकर के जी नहीं पाते। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा हिंदू ये मानना है, देखिए आप कि जो युवा है ना उसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं जो शायद पुरानी पीढ़ियों में नहीं थी। अब बहुत सारे हम कहते हैं कि जब हमने संस्कार ही उनको ऐसे दिए तो कहाँ से मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सोसाइटी? मैं आपको तो आप किसको जिम्मेदार मानते जब हैं? आपने जिन योद्धाओं का नाम लिया, उनका सौभाग्य रहा कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए जीवन का बलिदान दिया। बाबू वॉज माई एनडीए कैडेट था मेरा वो एनडीए में, और आपके हस्बैंड भी मेरे कैडेट रहे हैं। मैं आई रही थी इस बात पर। हाँ, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन पीढ़ी ने जो कारगिल युद्ध में और गलवान के अंदर जिस प्रकार से चीन को हमने पटकनी दी, मैं ये मानता हूँ युवा पीढ़ी और आज की जो पीढ़ी है, आप देख रहे हैं थोड़े दिन पहले हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, किस प्रकार से उन्होंने एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने उन्हें देश को रिजल्ट्स दिए हैं। तो मैं मानता हूँ उनमें सारी भावनाएं हैं। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि अब वो जो सेना में चले आते हैं, हाँ ये बात है कि सेना में वी आर नॉट फाइंडिंग द बेस्ट पीपल। आज भी करीब 10,000 ऑफिसर्स डेफिशिएंट हैं। लोग सोचते होंगे कैसे डेफिशिएंसी हो सकती है, बट आर्मी के अपने पैरामीटर्स हैं। मैं मानता हूँ भारतीय सेना को ऐसा ही रखना चाहिए, क्योंकि इतने स्ट्रिंजेंट सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद भी गलतियां हो रही हैं भाई, बहुत सारे कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं। तो मैं मानता हूँ ये अच्छी चीज़ है।
पर जो युवा के लिए जो आज प्रॉब्लम, देखिए अब मैं यहाँ सरकारों को दोषी मानता हूँ, ओके, मैं गवर्नमेंट्स को दोषी मानता हूँ, पॉलिटिशियन को दोषी मानता हूँ, सोसाइटी एट लार्ज, ये सब अपना फैमिली सिस्टम टूट चुका है। तो जहाँ फैमिली सिस्टम टूट गया, आप बताओ वहाँ कहाँ माँ की कहानी, दादी की कहानी, दादा का हाथ और वो बुजुर्गों का तो साथ छूट गया ना। पॉलिटिशियन को मैं इसलिए मानता हूँ वो अपने इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी पार्टी जीतनी चाहिए, मैं मंत्री बनना चाहिए, मैं ऐसा करूं, राष्ट्र की परवाह मैं मानता हूं मोदी जी के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता है। वो एक ऐसे व्यक्ति, बहुत सारे कह सकते हैं कि वो क्या, मैं आज मेरे कोर्स के ग्रुप में कर रहा था तो किसी ने एक पोस्ट डाला, अब ग्रुप में हर प्रकार के हम अधिकारी होते हैं सारे, तो दे आर एंटी मोदी ब्रिगेड पीपल। तो मैंने कहा कि देखो अभी ये कहेंगे जो ट्रंप का चल रहा है, तो सम आई सेड भाई आई हैव रिटन टुडे एन आर्टिकल कि मोदी डोंट वरी, हम देश नहीं झुकेगा एंड ट्रम्प को हम मैसेज देंगे। तो कहने का मतलब हमारा जो युवा है ना, इसको हम जो एनवायरमेंट देंगे वैसा ही तो करेगा। उसके बाद भी जब वो सेना में आ रहा है तो सी दे आर डूइंग लॉट प्राउड टू अस। आज हाँ, गड़बड़ क्या होती है कि वी डोंट एक्सेप्ट द चेंज। अब लाइक जैसे हम बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जो युवा सेना में आ रहा है वो एक अलग क्योंकि उसकी ट्रेनिंग, मैं अपने अगले सवाल पर आऊंगी इस पर अभी, लेकिन उसकी तो ट्रेनिंग अलग है, उसकी चीज़ें अलग है, वो एनवायरनमेंट की बात वहाँ आ गई। लेकिन आपने जो दूसरे एनवायरनमेंट की बात कही, उस युवा को किस तरीके से हम अपने उस बलिदान और समर्पण के साथ कैसे जोड़ के रख सकते हैं आज भी? आई एम सॉरी, आपका सवाल सही था, मैं यही कह रहा था इसमें। देखिए होता क्या है, सोसाइटी से ही यूथ निकल के आता है। सोसाइटी में जो चर्चाएं करेंगे वैसा ही तो हमारा निर्माण होगा व्यक्तित्व का। अब सोसाइटी क्या चर्चा करती है, बेटा पढ़ाई करनी है नौकरी करने के लिए, देश के लिए कोई पढ़ाई नहीं करवा रहा है। बिल्कुल, मतलब मेरा ये मानना है। हम भी बच्चों को कहते हैं गेट 99%, वी नेवर टेल हिम कि भाई 99 के तू 96 लिए जा, बट हमारे जो संस्कारों की इतिहास है उसके बारे में पढ़ो। हमारी वीर गाथाओं के बारे में पढ़ो, हमारी रामायण के बारे में पढ़ो, हमारी महाभारत के बारे में पढ़ो, हमारी रामलीलाओं में जाओ। वी आर नॉट गिविंग दैट। आजकल क्या है, मतलब कि और फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे राम जैसे नहीं बन रहे। राम जैसे तो अब देखो देयर इज अ मिसमैनेजमेंट। बच्चे को वजन दे दिया आपने 50 किलो वजन। मैं मेरी ग्रैंड डॉटर को रोज बस में बैठा के आता हूँ, मेरी ड्यूटी है ये। उसका बैग इतना भारी है मेरा हाथ दर्द करने लग जाता है। कैन यू इमेजिन? अब ये क्या पढ़ा रहे हो भाई आप? वही किताबें पाश्चात्य, यूके में क्या हुआ वो यू आर मोर इंटरेस्टेड। आक्रांताओं ने देश में क्या किया, वो हमारे इतिहास में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी भी आजकल नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और अब दुर्भाग्य ये है कि देश, जो मेरी पीढ़ी के लोग या आपकी पीढ़ी के लोग जो बड़े हुए हैं, उन्होंने जो पढ़े हैं वही तो वो पास करेंगे। उन्होंने पढ़ा क्या है? इतिहास पढ़ा नहीं, अंग्रेजों की महिमा मंडन पढ़ा। हिंदुस्तान में एक्सक्यूज मी बोलोगे तो आपका सम्मान है, आदरणीय भाई साहब कहेंगे तो कहें गवाह है। मतलब यू सी, अब ये जो नई पीढ़ी है मैं इसको अच्छी मानता हूँ। अब इन संस्कारों में इनके लिए बहुत कठिन है। आज हम उम्मीद करते हैं तुम भगत सिंह के नारे लगाओ, या चंद्रशेखर आजाद जी के लगाओ, या हमारे कर्नल बाबू के बारे में पढ़ो। कौन सी इतिहास की बुक में इनके बारे में आपने लिखा है? हु हैज रिटन? नो। आपने लिखा होगा गांधी, नेहरू, पता नहीं कौन कौन से 4-5 नाम हैं, हर कॉलेज का नाम उसके नाम पर। अरे भाई, उनके अलावा कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ क्या? तो आप जब वो पढ़ाओगे तो लोग वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे ना। वो मैं ये नहीं कह रहा कोई भला बुरा है। अब देखिए, अब जैसे यूथ है वो क्या देख रहा है कि भाई मुझे आजकल इस भमकती, एवरीवन वांट्स टू अ बिग क्वालिटी ऑफ अ मोबाइल, 60,000 70,000। उसके पिताजी मजदूर हैं, उसकी महत्वाकांक्षा तो बढ़ गई ना टीवी के कारण। तो अब ये गुड लाइफ, गुड जॉब, पर उसके लिए वो समाज उसको जगह नहीं दे रहा। प्रेशर डाल दिया कि तुम नंबर लाओ, यूपीएससी पास करो, चाहिए पेपर लीक करके करो। So basically, सोसाइटी हैज टू चेंज। करेक्ट। एंड सोसाइटी के अंदर जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा। ये किसी को भी राष्ट्र निर्माण की चिंता बहुत कम लोगों को है। जैसा जैसा रास्ता दिखाते जाएंगे वैसे बनेंगे। बट फिर भी मैं आज के यूथ की आई विल से टेल यू वन थिंग, वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, नौकरी जो मिल गई उसको, उसके बाद जो काम मिल रहा है, दे आर डूइंग फेबुलसली इन अ परफेक्ट मैनर। मिलिट्री देख लो, ऑपरेशन सिंदूर, साइंटिस्ट देख लो,
वी हैव बीन एबल टू, आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने मिसाइल अग्नि 5 बना डाली भाई। करेक्ट। हमारे तो बच्चे हैं जो साइंटिस्ट बने होंगे, बट दुर्भाग्य ये कि जहां जहां ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, लाइक जैसे पुलिस, जुडिशरी भी मैं कहूंगा, पब्लिक का ट्रस्ट टूटता जा रहा है इनसे। बिल्कुल। एंड सोसाइटी हैज टू वेक अप, बट यूथ नोज आजकल क्या करना है क्या नहीं करना, जिम्मेवारी आती है। बट हाँ, थोड़ा सा जो जनरेशन गैप है वो थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। वो अभी है कि हम स्वीकार करें हमारी पीढ़ी को, भाई हम तो जी लिए ना, हमने जो तीर मारने थे मार लिए, अब हमारी पीढ़ी को छोड़ो, देश उनका है, वो बनाएंगे जैसा चाहेंगे। कर्नल देव, आप जब जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, जो हम एनवायरनमेंट देने की बात कर रहे हैं, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, लाइक मेरे हस्बैंड भी आपके स्टूडेंट रहे हैं। आप एनडीए में उनके इंस्ट्रक्टर थे और आपका बड़ा खौफ था, तो मुझे वो जानना है कि उस ट्रेनिंग के दौरान किस तरीके से एक ऑफिसर को, या जो अलग ट्रेनिंग जो सैनिक के लिए भी होती हैं, वो ट्रेनिंग्स के दौरान उनको बहुत सारे संघर्ष, चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाता है। बिल्कुल। आपके भी ऐसे कुछ पर्सनल कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पर आप ये बताना चाहें कि वो एक्सपीरियंस होने के बाद और फिर जब रियल लाइफ में वो एक दूसरा एक्सपीरियंस होता है कि एक आपने ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस लिया और एक आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहे हो, जिन चीज़ों के लिए आपको तैयार किया गया, आज वो सिचुएशंस आपके सामने हैं, आपका परिवार दूसरी तरफ भुगत रहा है, उसको कुछ पता नहीं है, वो शांत हैं, आप वो सिचुएशंस, वो अपने दिल की बात ना किसी और को बता पा रहे हैं, वो सारा जो माजरा रहता है, उस माजरे में एक सैनिक की, एक ऑफिसर की, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो क्या होती है, वो क्या ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाती है? देखिए, आपने बहुत एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मैं मानता हूँ कोई विद्वान व्यक्ति पूरी तरह दे सकता है संतुष्टि से। मैं प्रयास करूँगा। ये जो इस तरह की ट्रेनिंग जो है, मैं इसको चरित्र निर्माण कहता हूँ जी। एक चरित्र निर्माण होता है जेनेटिक, आपका जो जीन्स के अंदर है। दूसरा चरित्र निर्माण है, जब तक आप सेना की ट्रेनिंग में जाने, सामाजिक चरित्र निर्माण, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, और जो ये चरित्र निर्माण जिसको कहते हैं ट्रेनिंग, हम कहते हैं, ये सेना के लिए निर्माण कर रहे हैं। और इसके अंदर 2-4 चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला है फिजिकल फिटनेस, करेक्ट। दूसरी है कॉमरेडरी, तीसरा है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, और चौथा है बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान। बिल्कुल, बिकॉज अच्छे इंसान आप नहीं हो तो सब बेकार है, सारी चीजें बेकार है, करेक्ट। तो जो फिजिकल फिटनेस, आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो नॉलेज है आपकी, कि भाई जो नॉलेज आप ले रहे हैं, लाइक मैं आपको ट्रेनिंग की बताता हूँ। आपने कहा आपके हस्बैंड, उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे जहां पर दे वुड हैव ब्रांडेड मी, यू नो, एंड बात भी सही है। कहानियों में तो वो मजाक वाली, नहीं मजाक नहीं, देखिए, बट वो पार्ट ऑफ हर व्यक्ति अपने अपने जब इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने तरीके से चीज करता है। पर मेरा ये मानना कि मेंटली फिटनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा मेंटली फिटनेस कैसे है। अब वो लड़ाई में भी मैंने देखा है उसको, अगर वो फिटनेस नहीं होती तो मैं आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि बहुत समय ऐसे हादसे एक सैनिक के जीवन में आते हैं जब आदमी अपने आप को ही यू नो फाउंड वांटिंग। तो जो ट्रेनिंग हम देते हैं फिजिकल फिटनेस, रगड़ा मार मार के उसके बॉडी को भी ब्रेक हिम, वो एक कमांडो कोर्स में लिखा तभी, यू नो, मेक मैन आउट ऑफ बॉयज, एक होता है कहीं कोर्स करते हैं, मुझे याद है जब मैं कमांडो में इंस्ट्रक्टर था। तो फिजिकल फिटनेस का ऐसा बॉडी, ह्यूमन बॉडी कैन टेक एनीथिंग। मैं कहूँ ना कि मैं ये नहीं उठा, एवरीथिंग कैन बी, वो हम ट्रेनिंग में दिखाते हैं। दूसरी हम दिखाते हैं अपना जो साथी है, कहीं भी इंडिविजुअल बेस्ट का नंबर है, बट टीम बेस्ट के नंबर ज्यादा हैं सेना की ट्रेनिंग में। आपका साथी अगर पीछे रह गया और आप फर्स्ट आ गए, इट इज नो गुड। आपकी टीम ने क्या किया है, तो वो जो स्पिरिट होती है ना, मेरे साथी को भी उतना ही मैं साथ लेके चलूं, सफलता, वो कॉमरेडरी जो है ना, एक के लिए सब, एक के लिए सब के लिए, और वो बिना रगड़े नहीं आती। बिल्कुल बिना रगड़े नहीं आएगी, बिना आप यू नो वंस यू रफ इट आउट, वो हार्श टाइम में जब तक सब साथ होते हैं तभी वो उससे पहले नहीं आ सकता। तीसरी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, और चौथी मैंने आपको बताया बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। जब आप सारे साथ होते हैं, मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी गलत चीज़ें में हम लोग, कानून क्या है कि जैसे एकेडमी में हम होते हैं, देयर इज़ अ वीक स्टूडेंट, वहाँ
रोड मार्चेज होते हैं, रूट मार्चेज होते हैं। एनडीए में जैसे जब एनडीए में मैं ओआईसी एटीटी था, एंड आई मस्ट टेल यू आई एम ओनली एक्स ओटीए गाई हु वेंट देयर एज एवर OIC आर्मी ट्रेनिंग टीम। आई वाज बॉस ऑफ द आर्मी ट्रेनिंग टीम इन एनडीए। आई वाज सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट। तो मैंने जब वहाँ जाके शुरू में देखा तो आई थॉट कि चेंज करना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ें चेंज की। वहाँ प्रेसिस थी जो एक हमारी जो वो 1962 67 की चली आ रही थी 2002 तक। वैसे बेसिक टैक्टिक्स में कुछ चेंज नहीं होता है, बट आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैंने उसमें क्या किया, उनका कैंप को बाहर लेके गया। अब कैंप से क्या होता है, जहाँ परमानेंट ये एस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो ट्रेंच भी वही खुदी हुई, मार्कर भी वही, ट्रेनिंग सारी होती थी। तो अब जब डिफेंस लेने की ट्रेनिंग करवाएंगे, एक ट्रेंच है पिछले 25 साल से वहीं खोद रहे हैं, वहीं मिट्टी डाल रहे हैं, तो विल इट बी एक्चुअल और आपको अलग मैं पत्थर में खुदवाऊं तो फर्क। तो आई टुक देम आउट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। पीपल कंप्लेंट अगेंस्ट मी टू दी अथॉरिटीज कि ये क्या, इज ही ओनली अ गाई जो चेंज कर रहा है, हम इतने पुराने लोग हैं। बट इट वॉज फाइनली अप्रिशिएटेड। तो वो जो कठिनाई को मैं बिलीव करता था कि नो, डोंट वॉक ओवर द बीटन ट्रैक, क्रिएट अ ट्रैक, तभी तो आपको एक्चुअल आएगा। जैसे कंपास होता है, वो छोटी सी चीज़ है, एक पॉइंटर स्टाफ कहते हैं हम, लाइक टारगेट इंडिकेशन के लिए। तो मैं ऐसे ही जब मैं आई वाज ओआईसी, आई वाज सीनियर मोस्ट ऑफ देम, मैंने 4 कैडेट्स को पूछा, आपके हस्बैंड भी शायद उसमें शामिल होंगे, मैं चलो शो मी द टारगेट। द पोर गाय डिडंट इवन नो। तो आई कॉल्ड ऑल ऑफ देम, आई सेड यार थोड़ा बेसिक्स बताओ। तो आई मीन उस तरह की चीज़ें थी जो थोड़ी मैं अलग किया करता था, जिसके कारण आई वॉज लिटिल अनपॉपुलर। लाइक जैसे अगर रूट मार्च है, अंधेरे में करना है, आई वुड इंश्योर थ्रू द थिकेस्ट ऑफ रूट, सबसे गंदा नली नाला, सबसे कांटे वाली झाड़ियाँ, बिकॉज उसमें चलोगे तो ही तो जीवन में जब चलोगे यू विल कम एज ए विक्टोरियस। सो ये इस तरह के कॉमरेडरी पे तो बहुत बहुत ध्यान देते हैं। संस्कार मैं मानता हूँ हमारी जो अकेडमीज़ हैं, हमारे जो सीनियर्स थे या जो अब हमारी नई जनरेशन आ रही है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। वो चीज़ें अच्छी हैं। फाइनली वी मेक वो ट्रेनिंग जो टफ ट्रेनिंग होती है वो उनको सिचुएशंस के लिए तैयार करती है, तैयारी नहीं करती है। आप देखो जब हम एक्चुअल लाइफ में आते हैं, मैं आपको अब उसी का, अब हम एकेडमी में चले गए, पास आउट हो गए, मेरा खुद का एक मेरे को यहाँ बीच में एक वर्ड जोड़ना है कि उनका जो इमोशनल एंगल है, जो परिवार के लिए या जो बाकी समाज के लिए, और जो उनका एक सर्विस वाला जो भाव है, वो उस ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाया जाता है। प्लस वो उनके एक्सपीरियंस में, जब वो डे टू डे लाइफ में जब अपना जॉब के दौरान आते हैं, तब भी वो उनके साथ शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जैसे एकेडमी में है इमोशनल टच विद योर फैमिली। अब हमारे टाइम में तो फ़ोन भी नहीं होते थे, टेलीफोन लाइन भी नहीं होती थी जब हम ट्रेनिंग में थे। जैसे जैसे बदली, बट उस समय पोस्ट कार्ड का सिस्टम हुआ करता था। तो कोई भी चीज़, लाइक मुझे याद है, आपने गदर मूवी देखी होगी सर, उसमें पोस्ट कार्ड चिट्ठी का एक गाना भी बना हुआ है, वो दैट वाज एक्चुअल एग्जैक्टली। तो जो इमोशनल जो हमारी परेड हुआ करती थी दिन में काम खत्म कर करके आ करके, तो लेटर रिसीव करना, उसमें हमें 20-20, 25-25 बेंच सर्च लगाने पड़ते थे, तब लेटर मिलता था। कि मतलब इतने लेकिन वही है, वो एक तरीके से मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ कि एक फौजी सख्त भी है, लेकिन उसका इमोशनल एंगल भी है कि वो मतलब अपनी चीज एक चिट्ठी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जब कोई किसी के साथी के प्रॉब्लम हो जाती थी, घर में कोई डेथ भी हो जाती थी या कोई बीमार, तो आर्मी इज वेरी काइंड। तब वो कानून नहीं देखती है, ओके तुम जाओ कागज बना दो। सो ये सर्विस में भी काम आता है। लाइक मैं अभी इमोशनल चीजें हैं, कई बार हम खुद ही मना कर देते हैं कि भाई नहीं, फॉर मी ड्यूटीज मस्ट। अब आप देखो, आप तो खुद यू आर ए ऑफिसर्स लेडी हैं हमारी, आपने देखा होगा हस्बैंड कई बार छुट्टी आना जरूरी है बहुत सारे, बट ही सेज यार तुम मैनेज कर लो, बिकॉज ही नोज कि मुझे उस तरफ मेरी जरूरत ज़्यादा है और फैमिली को भी ज़रूरत है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत सिचुएशंस के अंदर। यहीं से मेरा एक और सवाल है, मैं यहाँ बीच में बट हाँ, यहाँ आपके सवाल से पहले मैं देश को बताना चाहूँगा कि देखिए, सैनिक के साथ आजकल जो मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं राजनीतिक लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 10-15 साल पहले ये हमारे चीफ को एक पॉलिटिशियन ने सड़क का गुंडा कहा था। ओके। कुछ लोग कहते हैं फौज को पैसे देते हैं, कौन सा तीर मारते हैं। ये राजनीतिक लोगों के स्टेटमेंट्स थे। तो मैंने उस समय आग्रह किया था कि ऐसा नहीं करो, क्योंकि सेना के बारे में आप जानते नहीं हैं, और सेना एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देश का लास्ट बैटन है। सेना के बाद देश के पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल।
जब सामान्य स्थिति खराब होती है आप पुलिस को बुलाते हो, जब पुलिस फेल हो जाती है तो आप तब सेना को बुलाते सीआरपीएफ को बुलाते हो, जब सीआरपीएफ भी किन्हीं कारणों से काम नहीं कर पाती है तो सेना को बुलाते हो। तो सेना से छिड़खान नहीं करो, मैं सबसे। उन्होंने की, नतीजा क्या हुआ, पहले राजनीतिक व्यक्ति करने लगे, धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स का मनोबल बढ़ गया, पुलिस का मनोबल बढ़ गया। और आपने देखा पिछले 5 सालों में कितने हादसे हुए जहां पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कानून के खिलाफ में जाकर के सैनिकों की मार पिटाई की। जयपुर का एक किस्सा ले लो, एक पैरा कमांडो यूनिट का लड़का था, वो आया, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, बट दे डिड इट, पिटाई की। अब 1000 बहाने मारो, तो ये डिग्रेडेशन जो सैनिक के मान सम्मान का। और आखिरी देखो, अभी तो वो टोल पर जो केस हाँ, हुआ, टोल वाला, अब ये हालत देखो केस में क्या ये हुआ? क्यों हो रहा है? हाँ। ये डिग्रेडेशन सैनिक का मैं नागरिकों से आग्रह कर रहा हूं, हमारी चर्चा से अलग हट करके। नेताओं ने शुरू किया, पुलिस ने उसको अंजाम दिया, अब सामान्य नागरिक की मार पिटाई कर रहे हैं हमारी। तो भैया आप बताओ, फौजी पाकिस्तानी को या चीन वाले को उससे मार तो छोड़ो, उसकी ऐसी हालत कर देंगे हम, बिल्कुल। पर जब तुम मारोगे तो कहां जाएगा? बिल्कुल, अपने घर में ही आग लगी हो अपने तो हम घर उसको में, क्या मतलब करें? इट्स वेरी डिफिकल्ट। कंट्री को जागना पड़ेगा, अपने सैनिकों का सम्मान बातों से नहीं, दे हैव टू राइज अबव इट, शो इट, यू नो, कि हम क्या करते हैं। और उसी के अंतर्गत मैं एक, अब देखिए, अब उसकी दिक्कत आ गई, वो टोल पे मारा फौजी को, वो क्यों, उड़ीसा में उस बच्ची के साथ क्या हुआ, हाँ, वो उस ऑफिसर के साथ क्या हुआ, ऑफिसर इंक्वायरी भी हुई। बट मुझे पूरा भरोसा था, मैं आर्टिकल्स भेज सकता हूं जिसमें मैंने पहले ही लिख दिया था, ये जो आपने आयोग गठन किया जिसमें एक जज थे, एक पुलिस वाला, मैंने कहा वो क्या, दोनों क्या नहाए क्या निचोड़े, वो तो राम और श्याम की जोड़ी थी उनकी। और आज भी उसके बाद उस पुलिस वाले को कोई गलती नहीं निकली। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से भी बिल्कुल, बढ़कर है, ये बड़ा है कि वो ना तो धरने पे बैठते हैं, ना हमारे ना पास कहीं कोई लड़ाई करते हैं, ना जाकर के किसी से कंप्लेन करते हैं, नहीं कर ना सकते। चीजें करते हैं। लेकिन जिस दिन जरूरत सेना पड़ती ने है। अपना काम बंद कर दिया, कहीं उस नहीं। दिन हमारे जैसे देश- पागल लोग हैं देश में वो भी है, पर वो बंद नहीं करने hypothetically मैं वाले। सोच रही मैं हूँ। इसीलिए देश से कह रहा हूँ, तुम भैया क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हाँ, जो चौंकाने वाली बात यही होती है कि सामान्य नागरिक भी जब एक फौजी के बारे में इस तरीके के भाव लेकर के कि मारने पीटने पर उतर के आ जाए, नहीं, ये गलती तो नेताओं की है, हाँ, वहां से शुरू वहां होकर से के शुरू नीचे हुआ। तक अब तो degradation पुलिस समझती है कि फौज की अरे तुम पुलिस वाले क्या बराबरी करोगे यार हमारी, है। बिल्कुल। मतलब व्हाट, हमारा रोल अलग है, हमारा काम अलग है, और ज्यादा छेड़खानी कर रहे हो तो आजकल फौज थोड़ी बदल गई है। कर्नल देवानंद, आपने ना एक सैनिक आयोग के लिए बात की हाँ, थी, बिल्कुल, एक बिल्कुल। भूतपूर्व सैनिक आयोग के गठन के लिए मांग रखी थी, वो मैं उसके आपको, बारे में आप ये कुछ बताना इंटरेस्टिंग चीज है। चाहेंगे? इसी चीज से निष्कर्ष निकल के आता है, क्योंकि देखिए, देश को मानना पड़ेगा, हिंदू ये भी समझना पड़ेगा कि एक वर्दी वाले व्यक्ति की पिटाई, मुझे मार लो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई, हाँ, मैं सिंगल इंडिविजुअल। बिल्कुल। बट जब मैं कर्नल देव आनंद की पिटाई होगी तो आप कर्नल की पिटाई कर रहे हो, और वो भी यूनिफॉर्म में अगर है, ये देश के मान सम्मान की पिटाई है, बिल्कुल। और ये देश करेगा तो भाई देश भुगतेगा। हम, मतलब व्यक्ति क्या कर सकता है? हमारे संस्कारों की पिटाई है। अब ये हमारे नहीं होना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खिलवाड़ है। बिल्कुल। और मुझे इसके अंदर लगता है कोई न कोई देश विरोधी ताकतें देश की सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं, देश की सेना को बोना दिखाना चाहते हैं। और एक बात हो, जब ऐसा होता तो खुशी किसको मिलेगी? हिंदुस्तानी को तो नहीं मिलेगी, पाकिस्तानी को या देश के दुश्मन को। तो यही कारण मैंने एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक विकास आयोग की मांग रख रहा हूं। पिछले 6-7 महीने से चल रही है, मैं आर्टिकल्स पे आर्टिकल हर राजनीतिक व्यक्ति से आग्रह करता हूं, बिकॉज, और जनता के बीच में भी जाता हूं कि भाई ये मांग को पूरी कराओ। जिससे क्यों पूरी कराओ? आयोग क्यों चाहिए? आयोग इसलिए चाहिए, आपने सही कहा, हमारी यूनियन होती नहीं, हड़ताल हम कर नहीं सकते, सैनिक अखबारों में लिख नहीं, ये तो मेरे जैसे एक्स सर्विसमैन है जो अपना अधिकार का यूज कर करके बात को पब्लिक में ला रहे हैं। तो जब उसके साथ इतनी समस्याएं, तो उसको भी कहीं तो अपना दुखड़ा रोने के लिए जगह चाहिए। तो अगर विकास आयोग, सैनिक और भूतपूर्व सैनिक आयोग होगा, जिसके अंदर सेना के अधिकारी होंगे और जुडिशरी के भी रखो, आपको जो रखना है रखो, पर दिल्ली हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होना चाहिए, जिससे कि जिस सैनिक को दिक्कत हो इमीडिएटली वो जा सके। और सैनिक ही क्यों, सैनिक परिवार भी है भाई, पीछे हमारी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, जवान की कितनी दिक्कत है। आप महिला, आप बताओ, जब हस्बैंड नहीं होता तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन आता है?
और ये हिंदुस्तान समाज, देशवासियों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि किस प्रकार से कई बार दुर्व्यवहार होता है। इसलिए आयोग आ जाएगा तो उनकी समस्या का एक मंच आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि सारे सैनिक भी सही हैं, एक न्याय मिलेगी, उनको उम्मीद है। अभी आज के दिन सैनिक की वाइफ किसको रिपोर्ट करने जाओ तो जानती ही नहीं रास्ता, उसके साथ कुछ मार पिटाई हो गई, वो पुलिस स्टेशन जाएगी तो उसको रास्ता ही नहीं पता। आपको पुलिस स्टेशन की हालत पता है, वो बाहर गेट के बाहर इतने डरा के रखते हैं हिंदुस्तान में कि पुलिस वाले के तो बाप की तौबा को जाना नहीं चाहता, उनके पास मजबूरी में जाते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग ना फौजियों को अपने मतलब के लिए ही मैं तो यूज वर्ड ही बोलूंगी कि कई बार अपने मतलब के लिए ही यूज कर लेते हैं, चाहे वो एक सैनिक हो, ऑफिसर हो, उसका फैमिली हो, बच्चे हो, अपने मतलब के लिए ही उनसे काम, और उनका जब कोई मतलब, अरे आप देखो ना, और जब उनका आजकल कोई मदद चाहिए वो तो नहीं करने को राजी होते। राजनीतिक भीड़ चली हुई है फौजियों के साथ फोटो खिंचाने की, वीर नारियों के साथ शॉल उड़ाने की, किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बात, ये तो आयोग की बात हुई, वीर नारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश से एक सवाल करना चाहता हूं। देशवासियों, आप एक बात बताओ, कोई भी सरकारी नौकरी में अगर किसी व्यक्ति की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके बीवी बच्चे के लिए अनुकंपा नौकरी का प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जान के हैरानियत होगी भाई साहब, मैं जब से रिटायर हुआ इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और गहलोत साहब का अभिनंदन करूंगा मैं, जिन्होंने कानून पारित किया कि कोई भी फौजी देश में सैनिक के लिए आज भी केंद्र सरकार के अंदर कानून नहीं है। बताओ आप, ऐसा क्यों अन्याय? बताओ भाई देशवासियों, आप बताओ, क्या फौजी आपका बच्चा नहीं है? क्या फौज में गई लड़की आपकी बेटी नहीं है? क्या फौजी की बीवी आपकी बहू? अरे ये अन्याय आर्मी के साथ क्यों है, मुझे समझ में नहीं आया। और यही लड़ाई लड़ते लड़ते, जबकि केंद्र गवर्नमेंट का हम सब्जेक्ट है, वी आर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट, बट स्टेट के बहाने छोड़ देते हैं। अरे इतने भिखमंगे हो क्या? पैसे नहीं है तो क्यों भीख मांग लो किसी से? क्यों बोलते हो स्टेट करेगा? अरे ये तो राजस्थान में, क्योंकि मैं जयपुर में रहता हूं, मैंने इस बात को उठाई और गहलोत साहब ने हमारी फाइनली चुनाव, वो भी कोई चुनाव के दबाव में किया उन्होंने, मैं आज भी कहता हूं, पर किया तो सही। अब राजस्थान में कोई भी राजस्थान डोमिसाइल कोई सैनिक की मौत हो जाए किसी भी कारण, उसकी वाइफ को अनुकंपा नौकरी देने का राजस्थान सरकार ने काम शुरू किया है, जो अभिनंदन के पात्र हैं गहलोत साहब, मैं मानता हूं। बट केंद्र सरकार अभी भी सो रही है, दूसरे प्रदेशों की सरकारें अभी भी सो रही हैं। तो ये इस तरह के जो सैनिक को इस्तेमाल की बात है। यहाँ एक मुझे एक सवाल है जी। कि जहाँ वीर नारियों के लिए जो शहीद होता है, अपना मार्टिर होते हैं जो, उसके लिए तो सरकारों की तरफ से भी कभी प्लॉट है, कभी पेट्रोल पंप है, कभी नौकरी है। नहीं, ये भीख देते हैं। तो ये मेरी भाषा में ये भीख, और उसको मैं नहीं लेके आना कानून चाहूंगी। बनाइए, कानून नहीं, राजस्थान सरकार ने कानून बनाया, अभिनंदन। नहीं, सही कह रहे हैं आप। अरे भाई एक बात लेकिन बताओ। मैं इसमें यहाँ पे एक दूसरा सवाल लेना चाहूंगी। जी। कि वीर नारियों के लिए या शहीद परिवारों के लिए, उनके लिए तो है, लेकिन एक जो हमारा सामान्य बोलते हैं, जो नेचुरल डेथ हो जाती है, जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं, उनके फैमिलीज के लिए आज भी लड़ाई बहुत, मैं यही तो लड़ रहा हूँ, यही तो मैं उसके लिए ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो चीज में हमारे जो ऑडियंस है उसको भी ये बात समझ में आए, दोनों में अंतर समझ में आए, और हमारी लड़ाई में वो साथ रह सकें। हमारे देश के अंदर गुलामी इतनी ठोक ठोक के भर दी गई है, आक्रांताओं को तो इतिहास पढ़ाया जाता है, अंग्रेजों के बैटल के नाम बताए जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छी मानी जाती है, कूट कूट के भर दी गई है। अब देखिए क्या है, सेना के अंदर अंग्रेज बड़े चालाक थे। अच्छा, उन्होंने हमारा यूज किया ना, जो भी कहानी। अब जो गोली खा करके मरे, उसके लिए तो नेता कूद कूद के आगे आते हैं, कूद कूद के, क्योंकि फोटो खिंचानी है ना, अपनी ऑडियंस को इंप्रेस करना। आपने जो कहा इस्तेमाल करते हैं, पर अरे भाई, गोली खा के आदमी मरा या नेचुरल डेथ मरा या लैंडस्लाइड में ही हैज डाइड, ही हैज ए वाइफ जिसके पास पेंशन नहीं है, ही हैज ए चाइल्ड, फैमिली। जब बाकी नौकरियों को ये देखभाल करता है देश, तो सैनिक के साथ ये रिजर्वेशन कैटेगरी क्यों बना दी आपने? Correct. और यही कारण है मैं लेकर के मांग जो है कि नॉन बैटल कैजुअलिटीज के लिए और बैटल कैजुअलिटीज के लिए आप अनुकंपा नौकरी का प्रावधान, और ये भी केंद्र सरकार ने कानून पारित नहीं किया हिंदू आज तक। अच्छा, ये भीख वाली बात है, खुश हो जाते हैं सीएम साहब बांट दिया। अपने घर के पैसे बांट रहे हो क्या तुम? तनख्वाह से तो 2 रुपए कोई देता नहीं है।
अरे तनख्वाह से दिए किसी ने आज तक? नोबडी। और कानून बनाएंगे नहीं। तो मेरी मांग आपसे, आग्रह है, मैं तो सैनिक को आग्रह ही कर सकता हूं, क्योंकि विरोध तो करना हमने सीखा ही नहीं। और आग्रह ये है, अब समय आ चुका है, कृपया करे कानून पारित करे इस केंद्र सरकार, जहां कोई भी सैनिक किसी भी कारण सेवा काल के अंदर मौत हो जाए तो उसकी जो वीर नारी पत्नी है वो अनुकंपा नौकरी दूसरे तर्ज पे दी जानी चाहिए और भीख नहीं। कानून बनाइए। और राजस्थान सरकार ने पारित किया इंदु जी ये कानून, ये मैं उनकी बधाई देना चाहूंगा। और यही एक चीज और मैं आपसे जोड़ना चाहूंगा, आपका समय ज्यादा भी ले रहा हूं तो नहीं, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा, बिल्कुल, महिमा मंडन, हम बधाई देते हैं कि सैनिक का आप सम्मान कर रहे हैं। वो सम्मान किस काम का, जिस सिंदूर के नाम की आप मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने सिंदूर का मजाक उड़ाया है पार्लियामेंट में खड़े होकर के, और कोई उनको पूछने वाला नहीं कि भाई ये सिंदूर का मजाक क्यों उड़ाया। पहली बात। दूसरी, हमारे सरकार भी ऑपरेशन सिंदूर, धन्यवाद मोदी जी आपने इसको नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, पर क्या कभी आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया जिस वीर नारी ने अपना सिंदूर बलिदान किया है, जिस ऑपरेशन का नाम आपने सिंदूर पे रखा, आपने कभी पूछा कि जिन नारियों ने अपना सिंदूर बलिदान कर दिया नौकरी के दौरान, उनको क्या देखभाल, उनकी क्या कानून है उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए, क्या कोई कानून है उनकी गवर्नमेंट नौकरी सुरक्षा के लिए? नहीं है मोदी जी। प्लीज, अगर आप तक ये बात पहुंचती है, पर मुझे उम्मीद है नहीं पहुंचाएंगे लोग। क्यों पहुंचाएंगे मोदी जी? इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत लोग तक आपकी बात पहुंचेगी। मोदी जी इतने बिजी हैं, मैं मानता हूं, पर जिनका काम है पॉडकास्ट देख करके उनको मार्गदर्शन, और उन्हीं को क्या दोष दूं? बहुत सारे फौजी हैं, इतने सारे, इतने चेयरमैन बने बैठे, इतनी बातें करते हैं वो, उन्होंने कभी बोला ही नहीं होगा मोदी जी को। तो उम्मीद करता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोदी जी केंद्र कानून बनाए और उन नारियों के लिए बनाए जिन्होंने अपना सिंदूर बलिदान दिया है। और सिंदूर बलिदान सिर्फ गोली खा करके नहीं देता है, हर सैनिक वर्दी में किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और आप सोचो, एक सैनिक जिसके डेथ हो गई नौकरी के दौरान, बाकियों को तो आप नौकरी दे रहे हो, कितनी पीड़ा में है वो वीर नारी, कितनी पीड़ा में उसके बीवी बच्चे की, यार फौज में मेरा पति नौकरी करने गया, जिसकी सजा, वो तो मर गया पर मैं आज भी भुगत रही हूं, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के इस पॉडकास्ट के बाद में हमारी उन वीर माताओं के लिए, देखिए फौज में वीर नारी हर नारी को कहते हैं, हमारे लिए ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल डेथ नहीं होती है। ये बाहर के लोगों ने पता नहीं कौन सी कॉइन गढ़ ली है। केवल एक फौज को ही मानते थे जहां रिजर्वेशन नहीं है। आज इन चीजों की वजह से मुझे ऐसा अंदेशा नजर आ रहा है कि फौज में भी रिजर्वेशन कर दिया इन लोगों ने, क्या करें। हाँ। पर चलिए जो भी है, मैं मानता हूं ये फैसला केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। दूसरी एक बात और है जी, आप 2 लाइन में मुझे क्रिस्प एक बताएंगे कि चूक कहाँ हो रही है और किससे हो रही है? चूक देश के नागरिकों से हो रही है। देश के नागरिक का सैनिक को मान सम्मान, जब जूते पड़ते हैं देश के अंदर तो सैनिक याद आता है, और जब सारी चीजें ठीक हो जाती है सैनिक जाए भाड़ में, सैनिक की बीवी जाए भाड़ में, जो मर गया उसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं करते हैं। और क्योंकि नागरिक परवाह नहीं कर रहे, इसलिए राजनीतिक व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देते हैं। देनी पड़ेगी तो मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, बाकी मुझे अभी कोई उम्मीद नहीं बची है। अरे 79 ईयर्स होने वाले हैं, आज तक किसी का ध्यान ही नहीं गया। और मैं सेना में रहने के बावजूद, अब मैं, आप पूछेंगे क्यों मैं इसमें पढ़ा, मैंने आपको 3 इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। जब मैं श्रीलंका में पोस्टेड था, कैप्टन था, एक ऑपरेशन में फंस गया और मुझे जिंदा निकलने की कोई नौबत नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूंगा देशवासियों, जब आदमी का आखिरी सांस आता है, मेरा आया हुआ है, और मुझे लगा था कि मैं बस अब अगली गोली, मैं यहाँ से LTT वाले मुझे काट डालेंगे हैं और चिथड़े चिथड़े कर देंगे। तब मुझे 1 सेकंड के लिए ख्याल मेरी वाइफ का आया था। और उस दौर में आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं उस लड़ाई में मर जाता तो मेरी वाइफ को तो पेंशन भी नहीं थी भाई, तो कहाँ जाती वो, आप अंदाजा लगाइए किस तरह। तो ये मेरे उस समय से मेरे दर्द था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये थी। दूसरी चीज़, मैं CO था, वैसे कोई मेरे लिए बहादुरी की बात नहीं है वो कहनी है, मैं जब कर्नल था, मेरी यूनिट में एक हादसा होता है जहाँ 4 जवान हमारे हम खो देते हैं, और वो ऑपरेशनल डेथ नहीं थी। आज तक वो बिहार के, मैं बिहार रेजिमेंट का हूँ, आज तक उनके बीवी बच्चों के पास ना पेंशन तो है ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत पैसा है सरकार ने उनको नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? केंद्र सरकार जरूरत नहीं समझती,
और स्टेट गवर्नमेंट मन की मर्जी है। इसीलिए मेरी लड़ाई है, देश मेरा साथ दे। आग्रह करता हूँ अपने हर राजनेता से बोलो, हर प्रदेश से बोलो कि भाई सैनिक की वीरांगना को भी तो कानूनी अधिकार दो, अनुकंपा नौकरी का। मैं मानता हूँ ये अब नई पीढ़ी हमारी मदद करेगी, हम तो नहीं कर पाए, बट ये करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। युवाओं को इस पे जोड़ने के लिए, क्योंकि फौज को एक दूर से देखने का एक अलग नज़रिया है और फौज में जाकर के नौकरी करके और उसको एक्सपीरियंस करना, वो अनुभव लेना और परिवारों को इसके उस अनुभव के साथ जोड़ना, ये एक अलग बात है। तो आप युवाओं को 2 लाइन में किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे कि जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे देश के जो ऐतिहासिक पर्व हैं जहां पर आप खड़े होकर के बोलते तो हैं कि हाँ हमारी भारतीय सेना है और हमारा उनके लिए सम्मान है, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तब आप नौकरी फौज में जाने की जगह आप ना मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आप पहली प्रायोरिटी चूज़ करते हैं, या यूपीएससी में आप ना गवर्नमेंट का जो आईएएस आईपीएस और स्टेट सर्विसेज जो है उनको पहले चूज करते हैं। तो ये इसके लिए आप 2 लाइन में कैसे मोटिवेट किसी को कहने से कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि हर आदमी समझदार है, मोबाइल हाथ में है, पूरी ये मोबाइल ही तो है सबसे ज्यादा खतरनाक। ये सब कुछ दे हैव नॉलेज। देखिए फौज में नौकरी करने का इंदु जी सबको सौभाग्य नहीं मिल सकता, ईश्वरीय वरदान है ये तो जी, ये सबके भाग्य में नहीं है। जैसे मेरे भाग्य में तिरंगे में लिपट करके आना नहीं था, पर बहुत सारे मेरे साथी और बहुत सारे मेरे जूनियर और बहुत सारे मेरे सीनियर लिपट के आए हैं। तो ये मैं मानता हूँ सौभाग्य की बात है। और जहां तक देखे ये जो आवाज आती है ना, आत्मा की आवाज होती है जी। अपनी माँ भारती के लिए सेवा करने की, बलिदान के लिए हर किसी के बस का नहीं है। और भैया जिसके बस का नहीं है ना, आप जहां हो वहीं करो। मैं मानता हूं आप भारत माता की सेवा हर अपने फील्ड से कर सकते हो। साइंटिस्ट है, करो, बिकॉज वी नीड। एंड जैसे आज ही कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था डिफेंस मिनिस्टर महोदय का, वो कहते हैं अब युद्ध सिर्फ सेना का नहीं बचा है, सही बात, अब युद्ध के अंदर हर व्यक्ति का जरूरत है। युद्ध के स्तर अलग अलग हो गए, लेकिन युद्ध सबके साथ, बिल्कुल सब देश है। इकोनॉमिस्ट भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, और अपने को टीम वर्क चाहिए। तो मैं मानता हूँ जितना आपको युवा, अगर आप में अंदर फीलिंग है ना, राष्ट्र का जज्बा है, और वो भी वर्दी के लिए, तो आप आए। पर अगर मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हैं, आजकल ज़्यादा पे पैकेज, बाहर के बहुत सुख हैं, पर भाइयों जो वर्दी का सुख है ना, याद रखना, देश के प्रधानमंत्री जो सबसे बड़े हैं, प्रदेश के सीएम जो और भी बड़े हैं, पर जो सुख बंदूक अपने हाथ में पकड़ करके माँ भारती की सेवा में दुश्मन को मार सकता है ना, वो सिर्फ वर्दी वाला मार सकता है। वो अगर सुख लेना है तो आइए फौज में, नहीं लेना है तो हम काफ़ी हैं। और बहुत सारे माँ भारती के लिए आई एम श्योर आते रहेंगे। जैसे आजकल लड़कियां भी आगे आ रही हैं, बहुत आगे आ रही हैं, लड़कियां भी आगे आ रही हैं। और भारतीय सेना, अभिनंदन मोदी जी का। ये भी मैं काफ़ी 2-3 साल इस पे बहुत सारा जोर लगाया कि भाई लड़कियां केस लड़ रही हैं, इनके बराबर के अधिकारों की। देश बदल रहा है। मुझे बहुत अच्छा है इस मामले में, देश बदल रहा है जी। मैं आई एम सो प्राउड दैट मैं भारत का रहने वाला हूँ। और ठीक है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, अब वो हर आदमी को अपना रोल अदा करना है। वो तो समस्या अगर नहीं रहेंगी तो हम काम किस पे करेंगे? तो समस्याएं होनी भी जरूरी है। माध्यम से 2 बातें रखी हैं। मैं मानता हूं हमारे राजनीतिक साथियों को वो इस पे ध्यान देंगे, जिस प्रकार गहलोत जी ने राजस्थान में। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, हमारी महिलाएं हैं और सैन्य परिवार हैं, जो सभी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से सहमत भी हैं और पूरी तरह से आपको समर्थन देने की कोशिश करें। और आपको जहाँ पर भी हमारी बात जहाँ आगे रखनी है या बढ़ानी है, तो वो उस बात को और 4 लोगों तक बढ़ाने की कोशिश करें। यही एक सबसे बड़ा समर्थन हमें चाहिए। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत जगह मैं राजनीतिक मंचों पर ये मुद्दे उठाता रहता हूँ। पर आज जो पहली बार मुझे एक सैनिक की पत्नी और वो भी मेरे कैडेट की पत्नी, और जो हम लोग दोनों जो बैठ के चर्चा की है, ये अलग ही फीलिंग है, ये ईश्वरीय एक आज वो कहते हैं ना, everything has a reason to be why we are together, और मे बी यू ज्वाइनिंग मी एंड आई बीइंग विद यू टुडे। ये जो वीर नारियों के अधिकार की बात है, जो सेना के इस जो हम कमीशन की बात कर रहे हैं, आयोग की बात कर रहे हैं, हो सकता है आज कहीं कहीं इस चीज़ पे एक मोहर लग जाए और देश आपके माध्यम से मेरी आवाज़ के साथ जुड़ जाए और हमारी वीर माताओं का सम्मान बढ़े, सेना का सम्मान बढ़े, देश की सुरक्षा पे आंच ना आए। और हमारे जो ऐसा नहीं कि सारे राजनीतिक व्यक्ति गलत हैं,
ऐसा उनको पता नहीं है, मैं कहता हूँ सारे पुलिस वाले भी गलत नहीं है, एक दो गलत करते हैं। तो जब ये चीजें सुधर जाएंगी और देश realization का का फर्क जो है। युवा है ना, युवा अकेला जो पहले हम मानते थे लड़कों को मानते थे, आज युवा महिलाएं भी बराबरी नहीं, मैं कहता हूं उच्च स्तर पे कोई भी रिजल्ट्स देख लो, गर्ल्स आर लीडिंग इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और समय बदल रहा है, उम्मीद है। नहीं, और, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस बिल्कुल, कर रही बिल्कुल। हूँ मैं कि मैं एक सैन्य अधिकारी के साथ बैठ कर के ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। नहीं, मुझे- तो कर्नल देव, आपने हमें जो वक्त दिया मैं है, मानता हूँ आपके हस्बैंड जितने भी मेरे एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं, वो आज ये आपका पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हमारा OIC ATT इतना कैसे बदल गया यार, यहाँ तो ही वॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म, नाउ ही इज टॉकिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। बट अब मेरा रोल बदल चुका है, अब मैं राष्ट्र निर्माण के काम में हूँ। अब जो मैंने समाज हित जो और मैंने राष्ट्र पाया हित है, के, समाज हाँ। को देने की स्थिति में हूँ और मैं देना, मेरा आवाज मेरे उठाना ख्याल है। से फौज हमें इतना तैयार तो करती है। बिल्कुल, मैं एक सैन्य पत्नी के तौर पर भी कह सकती हूँ कि आप सब ने और मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना तो तैयार किया है कि समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र। हम किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कर्नल देवानंद, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि जैसे मानो सिर्फ इतिहास ही नहीं सुन रहे हैं हम, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सही रास्ता भी दिखा रहे हैं। आपका अनुभव और दृष्टिकोण निश्चित ही हमारे दर्शकों को, हमारे युवाओं को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। अंत में मैं कुछ ऐसी पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि गिर गए हो तो उठो, गिर गए हो तो उठो, लड़ो और फिर से लड़ो, जब तक कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें तुम्हारी जीत का एहसास ना करा दे। मुस्कुराओ, हर घड़ी मुस्कुराओ, जब तक कि मुश्किलें ही तुम्हारे लिए मंजिल की राह ना सजा दे। यही संदेश लेकर आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। आखिरी एक लाइन जोड़ना चाहूँगा जी। मैं, क्योंकि देखिए मातृशक्ति की बात कर रहे हैं हम, उन वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं, तो मैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे, मेरी माताजी, शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट मेरी जो वाइफ है, मैं उनका बहुत आपने कहा ना सैनिक वाइफ, क्योंकि जब हम बाहर जितना भी संघर्ष करते हैं, मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप उन महिलाओं का ख्याल रखते हैं। छोटी मोटी कमियां मैंने बताई हैं, थैंक्स टू माई वाइफ ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स माई डॉटर, क्योंकि उनके बिना जो होता है ना, हम जीवन नहीं जी सकते। वो हमें आदि मुश्किल बताती नहीं हैं और जिस तरह वो साथ खड़ी रहती हैं, ये मेरा गर्व है। थैंक यू वेरी मच माय डियर। बहुत अच्छा लगा कि आपने उस स्त्री को भी पूरी तरह मान सम्मान दे करके यहाँ इस पॉडकास्ट में हमारे साथ इनविजिबली जोड़ दिया है। और हमसे जुड़े रहने के लिए मैं हमारे ऑडियंस का भी और सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ। जल्दी फिर से मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।